हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम यहां पे आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट हाउ टू अटेम्प्ट बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो हम यहां पे बेसिकली अभी साइंस के एग्जाम की बात करने वाले हैं। आज से आपके एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो साइंस के एग्जाम की हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक बच्चों जो भी चीज हम लोगों ने डिस्कस करी, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस, राइट? और what is left that we are going to discuss on 17th, 18th and 19th. So I hope आप सबको याद है और आप सबने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। 17th को आपकी फिजिक्स की मैराथन है, 18th को आपकी बायोलॉजी की एंड 19th फॉर केमिस्ट्री। दिस क्लासेस आर लाइक फ्रॉम 3 to 8 PM बेसिकली, राइट? सो इन क्लासेस में बच्चों जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। एंड बेसिकली इन क्लासेस में हम पूरा सिलेबस एक बार में खत्म करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, डायग्राम्स हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो जो 5 to 6 आवर्स की आपकी मैराथन होने वाली है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो डू ज्वाइन द क्लासेस एंड कंप्लीट द सिलेबस विद योर डाउट्स ऑल्सो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं है, यू नीड टू आस्क द डाउट्स। और आज हम यहां पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बेसिकली आपका तरीका क्या होना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट वेरी क्विकली। द वेरी फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर आप पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे सही से, तो वहां पे बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है। तो अगर मैं पेपर पैटर्न की बच्चों बात करूं तो वहां पे आपके 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, विच इज ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके, ये आपका सेक्शन ए में होगा। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी हो गया शॉर्ट आंसर, एंड सी है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सेक्शन सी में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। आप लिखोगे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस के जो आंसर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड आफ्टर दैट केस बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन वाइज हो गया पेपर का डिवीजन कि किस सेक्शन में क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और इसी तरह आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके चलना है एग्जाम में, ठीक है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? बच्चों देखो, ये चीजें अगर आपको पहले से क्लियर है ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम्स। कहीं पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लास्ट में आप रश कर रहे हो, और जब आप रश करते हो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और वहां पे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एग्जाम के बाद हमें लगे नहीं वी कैन डू बेटर, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर द एग्जामिनेशन अगर मैं प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। इन चीजों पे डेफिनेटली हमें फोकस करना है। रिवाइज एनसीईआरटी थॉरली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एनसीईआरटी हमने पूरी कवर करके रखी हुई है। स्टिल अगर आपका कोई पार्ट रह गया है, 1 शॉट वीडियोस भी पड़े हुए हैं, एंड नथिंग टू वरी। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं, फिजिक्स के लिए 17th को आपकी मैराथन क्लास है 3 to 8 PM। वापस से एनसीईआरटी की जितनी चीजें हैं, वी आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग हियर अलोंग विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डायग्राम्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पे आपकी 17 को डिस्कस हो जाएंगी। अगर इसमें से कोई पार्ट आपका अभी तक नहीं हुआ है, तो ये क्लास बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, दैट आल्सो यू कैन आस्क। नेक्स्ट थिंग, टाइम योरसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। अब देखो बच्चों, मॉक टेस्ट मैंने बहुत पहले बता दिया था, इसका टाइम तो अब निकल चुका है, बिकॉज अब आप आज एग्जाम दे के आएंगे संडे, ठीक है। सैटरडे बेसिकली आपका एग्जाम था, अब संडे। अब आप साइंस के एग्जाम की तैयारी करोगे, अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप मॉक टेस्ट करें वापस से, ठीक है। बट अगर आपने नहीं की है मॉक टेस्ट, तो एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। 17, 18, 19 आपके पास टाइम है, इवन आज संडे का भी टाइम है। इन 4 दिनों में 3 मॉक टेस्ट तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग टाइम फर्स्ट 15 मिनट्स। कैसे डिवाइड करना है अपने टाइम को आपको, क्योंकि बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें।
हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द टाइम। कभी कभी होता है इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम्स में बेसिकली ये देखा गया है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। इवन साइंस के एग्जाम में भी अगर आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे और उसमें ही लगे रह जाओगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस दैट इशू। तो इसके लिए कैसे डिवीजन करना है, पहले तो आप फर्स्ट 15 मिनट्स लो चीजों को पढ़ने के लिए, बहुत आराम से, ठीक है, बहुत कामली आपको सारे क्वेश्चन एक व्यू में देख लेने, और जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं थोड़ा सा डाउट उनको मार्क कर लेना, ठीक है। तो उनपे इनिशियली आप टाइम बहुत मत देना, आप उनको 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम दो, अगर आपसे हो गए तो हो गए, नहीं तो उनको उस टाइम के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाओ, प्रॉपर स्पेस एक दीजिए और उनको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, वापस आप आओगे और फिर उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है। नाउ रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर केयरफुली, पहली बार में ही पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। आइडेंटिफाई इजी एंड टफ क्वेश्चंस, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, जो आपको लग रहा है नहीं अभी इसका आंसर मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है माइंड में, मार्क कर लो उनको और उनको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना। प्लान आंसर सीक्वेंस, स्टार्ट विद कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, स्टार्ट विद कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस। मैं कभी ये सजेशन आपको नहीं दूंगा, मैंने कह दिया है, स्टिल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, बट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने जिस तरीके से अपने एग्जाम्स दिए और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए थे, द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि बच्चों आप सीक्वेंस वाइज ही चाहिए, ठीक है। जहां पे आपको डाउट लग रहा है उसके लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ दीजिए, और इतना हमें पता होता है कि हाउ मच स्पेस दैट इज गोइंग टू टेक, आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस उसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, बट सीक्वेंस बेस पे जाइए। बिकॉज देखो बच्चों, एग्जामिनर की जो थिंकिंग होती है जब वो पेपर आपका चेक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से परेशान हो, पहले आपने लॉन्ग कर दिए फिर आपने शॉर्ट कर दिए, मत करो, सीक्वेंस बेस पे जाओ, इनफ टाइम है, कोई चीज नहीं आ रही है प्रॉपर स्पेस दे दो उसके लिए और बाद में आके उसको कर लेना। अब आप कहते हो सर प्रॉपर स्पेस दे दिया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, गलत हो गया, अब क्या करें, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो और वहां पे आप उस क्वेश्चन का पेज नंबर मेंशन कर देना कि आपने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया हुआ है, तो एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू ट्रबल द एग्जामिनर एज वेल, ठीक है। तो एग्जामिनर को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, खुश रखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस सेक्शन ए, अब सेक्शन ए पे आ जाते हैं जल्दी से कि सेक्शन ए को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। रीड केयरफुली, एलिमिनेट द रॉन्ग चॉइसेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले वहां पे एक कोशिश करो कि जो रॉन्ग चॉइसेस हो सकती हैं उनको हटा दो, then it will become easy for you। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अभी तो आप ग्रेड 10th में हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप कॉम्पिटेटिव लेवल में आओगे, वहां पे सबसे पहली चीज जो हम आपको सिखाएंगे वो यही बताएंगे कि कैसे आपको रॉन्ग चॉइसेस को हटाना है, ठीक है। आपको नहीं पता है सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, आप रॉन्ग चॉइसेस को हटाइए, देन सिलेक्ट द लॉजिकल आंसर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ऐसे मत करना एग्जाम में कि वहां पे आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, जैसे वी यूज्ड टू डू द थिंग्स, सिलेक्ट करने में कोई भी चीज हम करते हैं और कहते हैं नहीं चलो ये वाला सही है, ऐसे नहीं, गेस वर्क नहीं चलेगा, लॉजिकल आंसर करने, रॉन्ग चॉइसेस हटाओ। फिर भी अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन रह जा रहा है, देखो जनरली 2 ऑप्शंस में ही कंफ्यूजन होता है, 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस आपके ऐसे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। बचे हुए 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, लॉजिकल थिंकिंग करो, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, लॉजिकली उसका आंसर सिलेक्ट करो। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यूज लॉजिक एंड रीजनिंग फॉर एमसीक्यूज। देखिए आ गया ये पार्ट, ये बहुत जरूरी चीज है और इस चीज को अपने माइंड में आपको डेफिनेटली रखना है। अवॉइड गेस वर्क, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द टाइम, डेफिनेटली ये जो गेस वर्क है ना, ये बहुत चीजें आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करोगे अगर आप गेस वर्क में जाओगे। लॉजिक आंसर आप देते हो ना, तो यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नहीं मैंने लॉजिकल आंसर दिया, यही सही होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आओगे तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपका मोरल डाउन कर देते हैं, आपका मोटिवेशन डाउन कर देते हैं, ये नहीं होना है और गेस वर्क बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई हुई हैं या फिर आपने किसी और टीचर से भी पढ़ी हुई हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सीबीएसई का पेपर इन रियलिटी मॉडरेट बेस्ड ही होता है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चंस हो सकता है जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, टफ होंगे, बट पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का होता है। तो पैनिक नहीं होना है, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है और गेस वर्क तो बिल्कुल ही नहीं करना है। यू नीड टू आंसर लॉजिकली। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो सेक्शन बी है आपका, यहां पे कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नोटिस करी है बच्चों में, यहां पे कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। अब क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 3 to 4 पॉइंट्स आर इनफ
इनफ है। और कोशिश करनी है कि बुलेटिन पॉइंट्स में या पॉइंट्स मैनर में आंसर करिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर कोई थ्योरिकल आंसर आप लिख रहे हो, पॉइंट वाइज मैनर में मेंशन करो। कोई डिफरेंस पूछ दिया गया है, प्रॉपर उनका डिफरेंस आप लिखो, ठीक है। अब डिफरेंस में भी सबसे अच्छा तरीका होता है, यहां पे आपने एक पार्ट लिखा, एक यहां पे लिखा, एंड दोनों के डिफरेंसेस आप लिखते चले गए। ऐसा मत करना एक पैराग्राफ आप यहां लिख रहे हो, फिर नेक्स्ट लाइन यहां लिख रहे हो, ये एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो बुलेटिन पॉइंट्स में आंसर करना है आपको। नाउ बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर करना है आपको। इसमें आपको पूरा सिनेरियो नहीं समझाना है कि बैक स्टोरी भी आप समझा रहे हो और आप ये भी समझा रहे हो क्या, नहीं, जितना पूछा गया उतना टू द पॉइंट बताना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करना है। तो यहां टाइम सेव करना है हमें। यूज कीवर्ड्स एंड फॉर्मुलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कीवर्ड्स और फॉर्मुलेज आपको यूज करना है, जो कीवर्ड्स और फॉर्मुले आप मेंशन कर रहे हो वहां पे, उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन। अंडरलाइन कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सपोर्ट विद डायग्राम्स वेर एवर पॉसिबल, यहां पे वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर कहीं लग रहा है कि एक छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा सर्किट है या रे डायग्राम है जहां आप बना सकते हो, मेक इट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, रे डायग्राम्स की बच्चों बात आ गई है, तो रे डायग्राम्स में हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं, रे डायग्राम्स हमेशा आप स्केल और रूलर का यूज करके ही बनाना, पेंसिल से बनाना, फ्री हैंड बिल्कुल डायग्राम मत बनाइएगा वहां पे, वो आपके इंप्रेशन को वहां पे थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं और मे भी हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर ले। और रे डायग्राम्स में रे का डायरेक्शन जरूर दिखाना है ना, कभी ये मत करना कि जल्दी में आपने रे का डायरेक्शन ही नहीं दिखाया। अगर रे का डायरेक्शन ही नहीं आपने वहां पे शो किया, वो डायग्राम बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, 3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी रे डायग्राम्स में। डायरेक्शंस रे की, फ्री हैंड नहीं बनाना है, रूलर का यूज करना है, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं, ठीक। सी सेक्शन पे आते हैं, जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर यहां पे क्यों, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ मैनर में लिखना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करनी है चीजें। तो मैंने एक पहले भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट लेके आया था, जहां पे एक शॉर्ट में मैंने आपको समझाया था कि आपको कैसे लिखना है, मैंने आपको टिप्स दी थी। यहां पे भी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, यहां पे प्रॉपर 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लो, इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन पार्ट एंड द कंक्लूजन, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम इफ इट इज रिक्वायर्ड एंड कंक्लूजन। इसमें अपने आंसर्स को, जो भी लॉन्ग और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें जरूर डिवाइड कर लेना। ये बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है और एग्जामिनर आपको वहां पे कंप्लीट मार्क्स देगा। कभी कभी क्या आपने ये डिफरेंस देखा है कि आपने भी सेम आंसर लिखा, ठीक है, और दूसरे बच्चे ने भी सेम आंसर लिखा, बट दोनों के मार्क्स कभी कभी डिफरेंट होते हैं, सारी वर्डिंग सब कुछ सेम है, क्यों? The way to represent the answer, that is very very important, है ना। ये भी बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। तो बच्चों यहां पे आपको क्या करना है, मैंने बता दिया, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में डिवाइड करना है। पहले इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, कंक्लूजन। डायग्राम इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ इट इज नॉट, no requirement of that. Now use bullet points, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं फॉर क्लैरिटी। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड की फ्रेजेस, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, की फ्रेजेस है, फिजिक्स में फॉर्मुलेज है, आपका लॉ है, कहीं पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज करी है, मैथ्स की भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है, या कुछ प्रूफ लिखा है, तो वहां पे उनको अंडरलाइन जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ बिकॉज क्या होता है ना, एग्जामिनर के पास भी बहुत टाइम नहीं देगा वो आपकी कॉपी चेक करने में, वो देखेगा अच्छा ठीक है, ओके, आंसर आपने लिखा है, और जहां पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख पाएगा कि आपने कीवर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, सो वो उसको पहली नजर, अब जैसे मान लीजिए ये 4 लाइनें मैंने क्लिक कर दी, तो अगर यहां पे किसी वर्ड्स में मैं लाइंस क्लिक कर दूं या अंडरलाइन कर दूं इनको, तो आपकी नजर सबसे पहले इन 4 वर्ड्स पे पड़ेगी। एग्जाम देखेगा, अरे ये तो कीवर्ड्स मेंशन है, बच्चे को आंसर पता है, मे बी वो आपका आंसर पूरा ना पड़े, एंड दैट एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखो ऐसी चीजें हैं कि माइंड में थोड़ा सा याद रखोगे तो बिल्कुल ही आपका जो एग्जामिनेशन में आप जब आंसर लिख रहे होगे ना, वो चीजें इतना ज्यादा इंपैक्ट दे देंगी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स तो सबके अच्छे आने वाले, दैट इज फॉर श्योर, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, बहुत ज्यादा अपने आपको प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट वन, अटेम्प्टिंग केस बेस्ड एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब केस बेस्ड और रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो होते बहुत सिंपल है, बट कभी कभी वहां पे हम पैसेज जो दिया हुआ है या जो केस दिया हुआ है उसको पढ़ने में हड़बड़ी कर देते हैं या जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होती है वहां पे। सो अटेम्प्टिंग केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली, देख लीजिए, पहला ही पॉइंट है, आपको जो पैसेज दिया हुआ है, जो केस दिया हुआ है वहां पे, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और एक चीज और बता दे रहा हूं बच्चों, आज ही आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिजिक्स के चैप्टर्स के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लेके आ रहा हूं, इनमें से आप देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना क्लास को, ठीक है। कल ही मतलब आज की डेट में ही आ जाएगा वो, तो प्लीज वॉच इट। नाउ आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट
इन्वॉल्व। अब वहां पे आइडेंटिफाई आपको करना है, जैसे आप केस पढ़ते हो ना तो वहां पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा केस इन्वॉल्व हुआ है। जैसे मैंने कोई लेंस का केस दिया हुआ है या मिरर का केस हुआ है, आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस चीज का केस है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, आपको चीजें पता होती हैं तो आप कभी कभी अवॉइड कर देते हो उनको पढ़ना ध्यान से पूरा केस, ठीक है। ऐसा मत करना आपने शुरुआत 2-3 लाइंस पढ़ी, आपने बताया ये तो फिनोमेना मुझे पता ही है, मुझे सारे आंसर्स कर लेना, आप सीधे आंसर पे गए और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, केस पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आंसर लॉजिकली विद द एग्जांपल, डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको लॉजिकली आपको लिखना है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम्स। डेफिनेटली अब मैंने जैसे फिजिक्स में आपको कहा कि रे डायग्राम की बात करिए, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो वहां पे आपकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर आपने डायग्राम्स को लेबल ही नहीं किया है तो डेफिनेटली आपके वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वेल लेबल डायग्राम्स आपको बनाने हैं। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का यूज करना, लिखना ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, अदर पार्ट कौन सा है, या जो भी डायग्राम आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टेप वाइज, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। आपको ये अज्यूम करके चलना है, आपको बिल्कुल अज्यूम नहीं करना है कि जो सामने वाला पर्सन कॉपी चेक कर रहा है दैट इज अ टीचर, दैट इज अ एग्जामिनर। आपको समझना है उसको कुछ नहीं आता है, यू आर एक्सप्लेनिंग देम एवरीथिंग इन योर आंसर। वो कुछ अज्यूम नहीं करना है, आपको ही नहीं करना चलो ठीक है ये तो इतना सा फॉर्मूला उनको तो पता ही होगा, छोड़ देते हैं उनको तो समझ ही जाएंगे मैंने क्या, नहीं, ठीक है। आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। आपको अज्यूम करना है जो सामने वाला पर्सन है वो आपका फ्रेंड है, आप उसको कोई चीज एक्सप्लेन करो, उसको बिल्कुल नहीं पता इस चीज के बारे में, तो सारे स्टेप मेंशन करने। जब आप स्टेप वाइज मेंशन करते हो, कभी कभी क्या होता है अगर बाई चांस आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई, लास्ट में आंसर गलत कर दिया, आपने जितने स्टेप्स करेक्ट किए हुए हैं आपको उनकी स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो स्टेप्स बिल्कुल भी आपको वहां पे मिस नहीं करने। जो भी गिवन डेटा है, अब देखो न्यूमेरिकल्स की अब मैं स्टेप भी आपको डिफाइन कर दिए हैं। सबसे पहले नोट डाउन करना है गिवन डेटा, देन आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, देन कैलकुलेशन एंड देन द फाइनल आंसर विद द यूनिट्स, ठीक है। फिजिक्स में बात करूं, मैथ्स में बात करूं, जो आप फाइनल आंसर लिख रहे हो उनकी यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट मेंशन नहीं करोगे अगेन मार्क्स डिडक्ट होंगे। नाउ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 15 मिनट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको पेपर पढ़ना है और प्लान करना है उस अकॉर्डिंग कि नहीं ये क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें मैं जल्दी से आंसर करूंगा, टू द पॉइंट आंसर करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको रखने हैं। फर्स्ट 1 आवर अटेम्प्ट सेक्शन ए एंड बी, देखो क्लियरली मैंने पूरा टाइम आपके लिए यहां पे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आवर में ए एंड बी, नेक्स्ट 1 आवर में सी एंड डी, एंड लास्ट 15 मिनट्स रिव्यू द आंसर्स एंड करेक्ट द मिस्टेक्स। कितना सॉर्टेड हो गया, कितना ज्यादा सॉर्टेड कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज फॉलो कर लो बच्चों, कहीं भी एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा, ठीक है। साइंस के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, कहीं भी आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी अभी भी रह गई है या कोई भी डाउट रह गया है, डू आस्क इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना कि कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी लेके आप एग्जाम में जा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर लेना सारे डाउट्स को। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, नॉट रीडिंग ऑल द ऑप्शंस केयरफुली इन एमसीक्यूज, ये अवॉइड करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमने देखा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन पर अरे पहले ऑप्शन पे करेक्ट कर दिया, बाकी के पढ़ेगी नहीं, बाकी ऑप्शंस भी देखना, क्योंकि एमसीक्यूज में कभी कभी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं फिजिक्स के क्वेश्चन का, अगर आपसे पूछा जाए द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच इज कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, वो कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन आई का जो कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर करेगी। अब वहां पे अगर 2 ऑप्शन मेंशन है, आइरिस और प्यूपिल, आपने देखा ए पे प्यूपिल आप क्लिक कर दोगे, बहुत बार बच्चों ने किया है, बहुत बार किया है, बट आइरिस का एक पार्ट होता है प्यूपिल, बेसिकली आइरिस कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आइरिस ऑप्शन में नहीं तो प्यूपिल करेक्ट है, बट आइरिस और प्यूपिल दोनों ऑप्शन में तो आइरिस करेक्ट है, ठीक है, समझे आप। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हो सकते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना है वहां पे। मिसिंग यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल आंसर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि यहां पे बहुत बार बच्चे यूनिट मिस कर देते हैं, ठीक है, यूनिट्स नहीं मेंशन करते हैं आंसर्स में, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। लिख लीजिए इसको एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर में कि ये चीजें मुझे याद रखनी है, एग्जाम के पहले देख लेना 10-15 मिनट पहले कि हाँ ये चीजें याद रखनी है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू गुड इन द एग्जाम। नाउ पुअर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, मैंने क्लियरली बता दिया, अगर आपकी हैंड राइटिंग आपको लगता है कि नहीं उतनी क्लियर नहीं आती है, आप वहां पे प्रॉपर स्पेस दो वर्ड्स के बीच में, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को अंडरलाइन कर दो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, आपका प्रेजेंटेशन क्लियर लगेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है इसका ये मतलब नहीं है प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है या आपके मार्क्स कट होंगे, नो, बट उसको आप और क्लैरिटी दे सकते हैं। कैसे? प्रॉपर स्पेसिंग इन द वर्ड्स, प्रॉपर स्पेस आपको देना है वहां पे हर एक लाइन के बीच में,
नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनाना है। नाउ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। जब आप पहले 15 मिनट पढ़ोगे और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लीव दैट फॉर नाउ। अगर नहीं क्लिक कर रहा है विद इन 2-3 मिनट, छोड़ दो, पूरा पेपर हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट फील करो, नहीं मैंने पेपर अच्छा किया, बस ये क्वेश्चन बचा है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप वहां पे भी लॉजिकल वे में करेक्ट आंसर करके आओगे, ठीक है। ये मैंने खुद से नोटिस किया हुआ है, या किसी भी से आप पूछोगे जाके जो एग्जाम जिन्होंने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, दे विल से द सेम थिंग, ठीक है। अगर आप पैनिक होते हो तो आप गलतियां ज्यादा करते हो, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना। आप ज्यादा टाइम दे दो, क्या होगा, आपको लगेगा नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन कम है, टाइम कम है, तो वहां पे आप गलतियां करोगे, तो ये चीज अवॉइड करनी है, ठीक है। नाउ few last minute tips for everyone. Stay positive and focused, stay calm and focused, that is very important। बच्चों मैंने आपको बताया पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, अपने आप को प्रेशराइज मत कर लेना या पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करना, ठीक है। सब बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो, और अगर कहीं पे थोड़े मार्क्स कम भी रह जा रहे हैं ना, इट्स टोटली फाइन। द मेन थिंग इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ना मत, आंसर जरूर करके आना, लॉजिकल आंसर करके आना। अब ये नहीं कह रहा हूं कि गेस वर्क वहां कर लेना, नहीं कि कुछ भी लिख के चले आए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लॉजिकल आंसर करना है आपको। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड करेक्ट साइंटिफिक टर्म्स, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करो। जो आप वहां पे कुछ लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर दी, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज और करेक्ट साइंटिफिक टर्म्स का यूज करना है, एंड रिवाइज बिफोर द सबमिटिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर 15 मिनट देना रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे कभी भी क्या होता है, कोई पार्ट हमने मिस कर दिया, या कहीं पे आपको दिख जाएगा नहीं यार मैंने ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट के। नाउ सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड इन टिप्स के बाद जब आपके बार बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, आई विल कनेक्ट विद यू, एंड मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन टिप्स ने आपकी हेल्प करी कि नहीं। और मैं 100% श्योर हूं, अगर आप ये सारी चीजें अपने माइंड में रखोगे, तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो आपके एग्जाम को कभी कभी इफेक्ट कर देते हैं, आपके मार्क्स को इफेक्ट कर देते हैं, वो नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। और ये मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको हर एग्जाम में याद रखनी है। आप डेफिनेटली वहां पे देखोगे इनका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और आपसे जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको लगता है नहीं यार कैसे गलत कर दिया मैंने, तो वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, इतना ही है। अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल, 17th वी आर हैविंग मैराथन क्लास ऑफ फिजिक्स, 18th बायोलॉजी एंड 19th केमिस्ट्री। डू ज्वाइन इट, एंड जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई एम मेकिंग श्योर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट 100% दैट वहां के बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, और आप नेक्स्ट डे जब 20th को आप एग्जाम देके आओगे, हम एनालिसिस भी करेंगे, और मैं चाहता हूं आप सब वहां पे ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि हाँ सर आपने जो कहा था या मैम ने जो बताया था बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में, सारी वही चीजें आई, ठीक है। थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।